गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्ज फॉलोज। तो ये कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यह है स्क्वायर लॉ, बी इनवर्स स्क्वायर लॉ, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि जो फोर्स होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर जो है इसमें आर डिस्टेंस है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये फोर्स के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज इज डिक्रीज to half and their magnitude of charge also decrease to half, the force between them। तो यहाँ पर फोर्स वाला फार्मूला क्या हो जाता है, F = कूलम फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसमें टू इक्वल चार्ज इज डिक्रीज टू हाफ, डिस्टेंस उसका डिक्रीज करने की बात कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आल्सो डिक्रीज टू हाफ। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिएबिलिटी आर द सेम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर द सेम, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम चीज़ होता है। ये उसका डिफरेंट नाम होता है, कहीं पर उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहीं पर बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, कहीं पर बोलते हैं परमिटिविटी सिर्फ बोलते हैं, कहीं पर बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। तो डिफरेंट नाम से बोला जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है। 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ ए थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर इट, द फोर्स नाउ एक्सर्टेड बाय Q1 Q2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन द सेम, रिड्यूस द, प्रैक्टिकली जीरो। तो इसमें जो 18 क्वेश्चन है, जो फोर्स Q1 Q2 के बीच में लग रहा है वो सेम ही रहेगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा अगर उसके बीच में हम लोग कोई तीसरा चार्ज रख देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। तो इसमें स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ई स्क्वायर टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला के थ्रू वो रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज लाइन वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट, नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज के लिए जो होता है वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लैम्डा के टर्म में आता है, लैम्डा इसका टू जो ई की वैल्यू होती है ई इसका टू लैम्डा अपॉन 4πε0 आर, ये फार्मूला होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डिस्टेंस फ्रॉम इट। द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ रहा होगा, रिसाइड ऑन द इनर साइड ऑफ आइसोलेट कंडक्टर, रिसाइड ऑन द आउटर साइड ऑफ द आइसोलेट कंडक्टर, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ए कंडक्टर क्या होता है, इसमें ऑप्शन बी सही जगह, रिसाइड ऑन द आउटर साइड ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर वो रहता है, उसके इनर सरफेस पर कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज आ रहा है,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए परफेक्टली कंडक्टिंग मीडिया इज़ इनफाइनाइट, 0, 120 पाई डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो कोई परफेक्टली कंडक्टिंग मीडिया होता है तो उसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, 0 होता है। ई की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 0। गॉस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट इफ, पूछा कि गॉस लॉ कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, अगर ए द सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज हाई, सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लो, सी बोथ ए एंड बी एवब नन ऑफ दिस। तो गॉस लॉ जहाँ वहाँ पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्री हाई होता है। अगर इन सिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करते समय गॉस लॉ का आप लोग याद कीजिएगा कि जब भी हम लोग करते हैं तो एक गॉस सरफेस, सिमेट्रिकल गॉस सरफेस को ड्रा करते हैं, उसको बनाते हैं, तो वहाँ पर चार्ज सिमेट्री देखी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, द सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज हाई। 24 इन द चार्ज बबल द मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू चार्ज इन काउंटर बैलेंस बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इन ए चार्ज बबल के अंदर द मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू द चार्ज इज काउंटर बैलेंस क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरफेस टेंशन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बना देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 में हमने करीब 20 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने का कोशिश किया था, जिसमें से कि 15 से लेकर के 24 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास हमने सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट जो होगा इसमें भी शायद एक पेज पर 10 क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 25 है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। द फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड ऑन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोथ ए एंड बी एवब नन ऑफ द एवब। तो जो फ्लक्स डेंसिटी होती है किसी चीज़ की, ये किस पर डिपेंड करती है, ये चार्ज पर डिपेंड करती है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फाइव स्क्वायर टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सीधा सीधा क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, तो डिपेंड करेगा चार्ज पर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो हम आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं ये एक्चुअल में एक बुक है जो जीके पब्लिशर्स की है, निकली हुई है, और ये गेट के लिए बुक है, उससे हम इसको बना रहे हैं। इस बुक को पढ़ के हम 4 बार गेट को क्रैक कर चुके हैं, 2009, 2010, 2011, 2007, 7, 9, 10, 11 इसको हम क्रैक कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये बहुत ही यूज़फुल है। अभी थोड़ा सा गेट ट्विस्ट कर गया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे 25 आप देख ही रहे होंगे, द फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड ऑन चार्ज, जिसको फार्मूला याद रहेगा बहुत ही आसानी से इसको कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम फटाफट पढ़ते हैं। गॉस लॉ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फॉल्स, ट्रू, अनसर्टेन, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, गॉस लॉ इज वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। गॉस लॉ फंडामेंटल इक्वेशन देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वर्क डन। ये देखिए सीधा सीधा जो है 27 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। इनफाइनाइट से जब किसी पॉइंट पर ले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको लाते हैं तो वर्क डन कितना होता है, वो उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होता है। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट। नहीं, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट
that point. Next question is, the potential difference between two point A and B can be put as A VA minus VB is equal to minus sign of 1 over 4 pi epsilon naught integration of Q upon x square dx. B VA minus VB is equal to 1 minus 1 upon 4 pi epsilon naught integration of Q upon x dx. VA minus VB is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration of Q upon x square dx. VA minus VB is equal to 1 pi 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन x dx. तो इसमें जो साफ साफ आंसर है, ये आंसर ए सही हो जाएगा. VA माइनस VB माइनस साइन ऑफ 1 pi 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा. ठीक है, ये इंटीग्रेशन के टर्म में इसलिए ऐसा हो रहा है. अगर यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता है तो सीधा सा आंसर आता है माइनस साइन 1 pi 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x. लेकिन इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx. 29 question, the dimension of potential are same as that of work per unit charge, electric field per unit charge, force per unit charge. तो इसमें जो डायमेंशन होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल और इसका फार्मूला का होता है W इक्वल टू क्यू वी, यानी Q इक्वल टू W अपॉन V होगा, V इक्वल टू W अपॉन Q होगा. तो W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या चार्ज है. तो सीधा सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्क पर यूनिट चार्ज. फार्मूला याद रखिए, सारा का सारा चीज़ आपके फटाफट सॉल्व हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर ए ऑलवेज ऑर्थोगोनल. द ऑर्थोगोनल ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म, ऑर्थोगोनल व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डज नॉट चेंज, नन ऑफ दिस. तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑलवेज ऑर्थोगोनल होते हैं. इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और पोटेंशियल लाइन जो होते हैं आपस में ऑर्थोगोनल नेचर के होते हैं. 31st क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ रहा है. ए डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल वेरीज एस 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यू 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर टू द पावर 4. तो जो डायपोल का फार्मूला होता है वो 1 अपॉन आर क्यू पर डिपेंड करता है. तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा. सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा होता तो 1 अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है डायपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, नन ऑफ दिस. जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है ये सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, डिस्टेंस के. V इक्वल टू 1 pi 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. तो इसमें ऑप्शन ए सही है. द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, पाथ फॉलो बाय पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन देम, नन ऑफ द अबव. तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट P इज ए वेक्टर. It points from positive to negative charge, negative to positive charge on certain none of the above. तो जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है P, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू 2QL. Q क्या चार्ज है, 2L जो है उसके दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है. तो ये जो वेक्टर होता है इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. तो ऑप्शन बी सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर देते हैं. चलिए, इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बनाते हैं, ये थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी लेकिन होपफुली बहुत अच्छा भी बनेगा. थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सारा क्वेश्चन आपको दिखता रहे. इन फ्री स्पेस पॉइजन इक्वेशन इज दिया गया है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 F/m. तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है. तो जो पॉइजन इक्वेशन होता है वो डायरेक्ट होता है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0. तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0. 36 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको. व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट इन फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल, द वर्क डन इज
जिसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, नन ऑफ द एबव। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो कोई टेस्ट आज हो इन्फिनाइट टू आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा वर्क डन उसका जीरो हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, वर्क डन is bring a positive charge from infinite to same point in the electrical field is depend of path। इसमें ऑप्शन ए है ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन, नन ऑफ दिस। तो जो वर्क डन होगा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉल्स होता है। 38 क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिया ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट एंड rate of charge। area of plate, dielectric and rate of charge। distance between the plate, dielectric and thickness of plate। distance between plate, area of plate and dielectric। तो इसमें जो 38 का ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी सही जगह। जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है वो दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, उनके एरिया, प्लेट्स के एरिया के ऊपर और उसके बीच में जिस तरह का मीडियम होगा, जिस तरह का डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसको फिल करेंगे, इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन आ रहा होगा, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर द प्लेट्स मस्ट बी प्लेस फर्दर अपार्ट, क्लोज टुगेदर, इन सीरीज, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्लोज टुगेदर। The effect of dielectric is to increase the capacitance, decrease the capacitance, reduce the working voltage, increase the distance between the plate। जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज द कैपेसिटेंस। अगर किसी डायलेक्ट्रिक के बीच में इफेक्ट कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सी इक्वल टू सी नॉट के। Electrical field density is the ratio of charge to area of dielectric at right angle to the direction of electric flux, charge to the distance between plate, electrical flux to the distance between the plate, electrical flux to the area of plate। जिसमें 41 का ऑप्शन ए सही होगा, चार्ज टू द एरिया ऑफ डायलेक्ट्रिक एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। 42 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, द कैपेसिटर इस ये जो डब्ल्यू लिखा गया वर्क डन है यानी उसकी एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ क्यू आई स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर वी, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है तो वो उसका ऑप्शन डी सही है, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। 43 डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो इज बेस्ड ऑन, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, एम्पियर ला, फैराडे ला, ओम्स ला, गास ला। तो इसमें 43 सभी को ये दिख के समझ में आ गया होगा कि ये गासियन ला है, गास ला है। 44 द यूनिट ऑफ डी इज, यूनिट ऑफ डी क्या हो जाएगा, वी अपान एम स्क्वायर, वोल्टेज वोल्ट अपान मीटर स्क्वायर, कूलम अपान मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन क्या है, वोल्ट अपान मीटर, चार्ज अपान मीटर। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, यूनिट कूलम अपान मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 44 का। 45 क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। द रिलेशन डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होल्ड गुड ओनली इन वैक्यूम, ओनली इनसाइड डायलेक्ट्रिक, ओनली आउटसाइड डायलेक्ट्रिक, एवरीवेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हर जगह सभी के लिए वैलिड इक्वेशन होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एवरीवेयर। 46 पॉइजन इक्वेशन स्टेट दैट, पॉइजन इक्वेशन क्या होता है तो आप ही बताइए, इसमें पॉइजन इक्वेशन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस एफ रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये इसका पॉइजन इक्वेशन है। 47 बाय इंक्रीज ए प्लेट ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर इज इंक्रीज, कितना हो जाएगा 1/25 टाइम, 1/5 टाइम, 5 टाइम, और इसमें क्या पूछा है डी 25 टाइम। तो 27 का जो आंसर होगा वो 5 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। 48 द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन P इज सेम एज E, सेम एज D, सेम एज E अपॉन कूलम, सेम एज चार्ज। तो पोलराइजेशन का जो डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, वो D डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेम एज D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, आपको साफ साफ दिखेगा। इफ देयर इज ए रेगुलर movement of within a material we say that an electrical current is following। तो किसका होगा, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। 50 क्वेश्चन, EMF ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन PD पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रू, फास्ट, अनसर्टेन, डिपेंड ऑन द फैक्टर। तो EMF का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, उससे हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये ट्रू है। 51 क्वेश्चन, J इक्वल टू सिग्मा E, J क्या है, करंट डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कंडक्टिविटी है, E क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। तीनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सवेल लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओम्स लॉ, एम्पियर लॉ। तो जो ओम्स लॉ होता है उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम लोग पढ़ते हैं, J इक्वल टू सिग्मा E। तो ये ऑप्शन सी सही है, ओम्स लॉ। 52 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू AC सर्किट, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर व्हेन देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ कहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो सेमी कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, वो नॉन ओमिक सर्किट होता है। ओम्स लॉ हमेशा स्ट्रेट, जो उसका B और I के बीच में रिलेशन आता है वो कांस्टेंट स्ट्रेट होता है, जबकि वहाँ पर क्या होता है, कर्व टाइप का आता है। 53 द एम्पियर रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग गिवन पॉइंट इन circumference in the specific circuit in the specific direction, quantity, time, quantity and time। तो जो 53 है ऑप्शन इसमें हो जाएगा टाइम, इन द सर्किट इन ए स्पेसिफिक टाइम। 54 क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे ख्याल से अब लास्ट हो जाएगा। द स्टडी स्टेट कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन आपका सीधा है, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0 स्टडी स्टेट में पूछ रहा है। अगर कंटिन्यूटी स्टेट में रहता तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू माइनस है ना डी रो अपॉन dt हो जाता। 55 क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ इज अप्लीकेबल टू DC, AC एंड DC बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसमें किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ दो लॉ होता है, KCL KVL, ये दोनों लॉ जो होते हैं AC DC पर इक्वली अप्लाई किए जाते हैं। क्लोज सर्किट टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द विनिंग थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो 56 का ऑप्शन सी सही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL जो अभी हम ऊपर बोल रहे थे, और KCL किरचॉफ करंट लॉ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस, voltmeter is nothing but galvanometer with low resistance, ammeter is nothing but galvanometer with low resistance, voltmeter is nothing but galvanometer shorted at low terminals। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट,
इफ m be the magnetic dipole moment of a current loop then the torque expressed as, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें 58 का बी ऑप्शन सही होगा, टाउ इज टू m क्रॉस b। द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो ये मोनोपोलैरिटी को दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें ऑप्शन ए है आइसोलेट मोनोपोल एग्जिस्ट, ए आइसोलेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एंड बी एव नन ऑफ दिस। तो इसमें 59 का ऑप्शन बी है, आइसोलेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में बता रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगहों पर पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। 60 क्वेश्चन आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी v इज इंजेक्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म फील्ड b, द फोर्स ऑन इट गिव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v इंजेक्टेड है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर v वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा है तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, v और b यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, लॉरेंट फोर्स। 61 आपके सामने रहेगा। इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड एट रेस्ट, द फोर्स इमीडिएटली एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइट, जीरो, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, लेंज लॉ, किरचॉफ लॉ। तो इसमें ऑप्शन किसके द्वारा दिया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा दिया जाता है, तो फ्लेमिंग रूल्स। 63 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द गैल्वानोमीटर एंड करंट विच produce unit deflection in the scale at specific distance in known as reduce factor, amplification factor, tangent factor, figure of merit। तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पर हम लोग करीब 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए होंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि बार बार सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि सारी चीज़ें बार बार आपको रिवीजन होती रहेंगी और आपके दिमाग में कभी फिजिक्स उतरेगा नहीं, आपको हमेशा वो ब्रेन में आपके बैठ जाएगा, भर जाएगा, जिसका ये बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।